हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में डीजी। आर्ट्स स्टडी में डीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास 6। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर 8 दैट इज अशोका द इम्पेरर हु गेव अप वार। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग हमारा आपका और सबका फेवरेट राजा अशोका के बारे में। ये अशोका एक ऐसा इम्पेरर जिसने क्या किया, वार को त्याग कर दिया, यानी कि युद्ध को ही छोड़ दिया। पहले क्या था कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता था, युद्ध करना। अगर कोई राजा युद्ध ही नहीं करेगा तो ना उसका साम्राज्य बड़ा होगा, इवन जो साम्राज्य उसके पास है वो भी छोटा हो सकता है। कोई और उसके साथ अगर युद्ध करेगा, वो युद्ध करेगा ही नहीं तो क्या होगा, कोई और आएगा उसको मार पीट के छीन के उसका लेके चला जाएगा। तो अशोका द इम्पेरर हु गेव अप वार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अशोक के बारे में, जो कि अभी तक इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट किंग में से एक है, ग्रेटेस्ट इम्पेरर में से एक है। उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं क्या होता है, अशोका वार को क्यों छोड़ते हैं, वार छोड़ने के बाद भी अशोका का इम्पायर कैसे चलता है। ठीक, तो उसको हम लोग इसमें देखते हैं। पहला लेक्चर है ये हमारा, अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी बड़ा था, एक पूरी तरह से क्या था, साम्राज्य था इनका। तो द लैंड दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड क्वाइंस हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो आप जो अभी क्वाइंस पे यानी कि सिक्कों पे या नोट पे ये जो लाइन का फोटो आप देखते हो ना, तो इसके पीछे काफ़ी बड़ा इतिहास है, काफ़ी पुराना इतिहास है। दे वेयर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ए मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। तो पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि सारनाथ में क्या है कि ये जो है, ये जो लाइन बनाया हुआ है, ये एक्चुअल में दिखता 3 है लेकिन है 4। तो इसको क्या किया गया है, क्रेव कार्व किया गया है, किस पे, स्टोन पे, यानी कि पत्थर को नक्काशी कर करके काट काट के उसको ऐसा बनाया गया। और इसको एक बहुत बड़े पिलर जो है, सारनाथ में एक पिलर है, उसके ऊपर इसको क्या किया गया है, प्लेस किया गया है, रखा गया है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। अशोका जो है इतिहास का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि बहुत सारे महान राजा हुए और उसमें अशोका जो है, अशोका भी क्या है, शामिल है महान राजाओं के लिस्ट में। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वेयर कार्व्ड ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सर्फेसेस। और उसी के आदेश पे, यानी कि सम्राट अशोक के ही आदेश पे, उसके साम्राज्य में विभिन्न विभिन्न मतलब अलग अलग जगहों पे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, पिलर्स पे नक्काशी करके, मतलब खुदाई करके, एक एक क्रेव करके उस पर क्या किया गया है, इंस्क्रिप्शंस जो है उस पर, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उस टाइम का वो लिखा गया है रॉक पे, यानी कि चट्टान के सरफेसेस पे और पिलर्स पे। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. तो इससे पहले कि हम लोग इस इंस्क्रिप्शंस वगैरह के बारे में, इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो खुदाई करके लिखा जाता है। पहले क्या था, कॉपी कलम प्रिंटिंग प्रेस वगैरह तो थे नहीं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए राजा क्या करता था कि कहीं पे खुदाई करवा देता था, और जो भी लोग वहाँ से क्रॉस करते थे, वहाँ पे जो भी लोग थे, तो उनको एक तरह से इंफॉर्मेशन मिलता था। तो जैसे आजकल क्या होता है, नोटिस निकाला जाता है, तो नोटिस का जो फॉर्म था उस टाइम वो इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है लोगों को देना है या कोई भी नोटिस देना है तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ही होता था। तो देखते हैं कि पहले तो हम लोग इंस्क्रिप्शन के बारे में बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इनका एम्पायर क्या था, एम्पायर क्यों कहते हैं, इतना बड़ा कैसे था, वो सब हम लोग देखते हैं आगे। तो द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वाज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्ता मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो। तो जो एम्पायर का अभी बात चल रहा है, जिस साम्राज्य का अभी बात चल रहा है, उसको अशोक के जो दादाजी थे, कौन थे दादाजी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो इंडिया के जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ग्रेटेस्ट इम्पेयरर्स में उनका भी नाम आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। जो नंद वंश के क्या होता है, नंद वंश को समाप्त करके इंडिया में जो है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में भी काफ़ी सारी मतलब एक तरह से हिस्टोरियंस में विवाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, साम्राज्य इतना बड़ा कैसे बना लिए। तो आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो और भी चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। 6 क्लास के हिसाब से आपको बस जितना जानना है उतना जानो। तो 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, एक साम्राज्य का स्थापना किया था। कहाँ पे, तो ये जो मगध वाला रीजन है वहाँ से, और धीरे धीरे ये पूरा साम्राज्य इनका बड़ा होता चला गया। तो चंद्रगुप्ता वॉज सपोर्टेड बाई ए वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। तो चंद्रगुप्त को एक बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही मतलब एक तरह से क्या बोला जाए उसको, तर्क शक्ति वाला व्यक्ति जो सपोर्ट किया था, उसका नाम क्या था, चाणक्य।
चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट किया। किस चीज़ के लिए? तो एक इम्पायर, एक साम्राज्य को इस्टेब्लिश करने में, किसमें? इंडिया में। और उसको चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। मेनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वे रिटेन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिसमें चाणक्य के बहुत सारे आइडियाज जो हैं उसमें लिखे हुए हैं। एक तरह से अर्थशास्त्र बोला जाता है इकोनॉमी को, लेकिन उसमें जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है। एक तरह से वो बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, सोर्स क्या होता है हम लोग जानते हैं कि जिससे हम लोग पुराने ज़माने के बारे में एक तरह से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके। तो मौर्य का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का बहुत बड़ा सोर्स क्या है? अर्थशास्त्र है, जो कि चाणक्य के द्वारा रचित किया गया, मतलब लिखा गया है। अच्छा, इसमें हम लोग डायनेस्टी देख रहे थे। डायनेस्टी क्या होता है? तो डायनेस्टी मतलब एक तरह से क्या होता है? व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकेम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, यानी कि एक के बाद एक राजा एक ही फैमिली के बनते हैं। तो जो फैमिली को क्या बोला जाता है? डायनेस्टी, यानी कि राजवंश। ठीक है, एक ही राजा के वंशज जो है पूरे साम्राज्य को संचालित करते हैं, चलाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? डायनेस्टी। तो जो ये जो मौर्य था, तो मौर्य वेयर अ डायनेस्टी विथ 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। मौर्य में भी वैसे ही जो है मौर्य एक तरह से डायनेस्टी है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स आए। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य वंश का स्थापना किए। उसके बाद उनका बेटा आता है, सन जो आता है वो बिंदुसार होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये तीनों क्या थे? काफ़ी महान राजा थे। तो एक तरह से ये मौर्य क्या हो गया? डायनेस्टी हो गया। अब हम लोग पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे के पॉइंट्स में। ये डायनेस्टी जो है हम लोग डू यू नो टाइप का एक फैक्ट था, वो आपको बता दिए। आगे का पॉइंट्स है, देयर वेर सेवरल सिटीज इन हिज एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। सॉरी, तो ये जो अशोक का एम्पायर था, साम्राज्य था, तो उसमें काफ़ी सारे सिटीज़ थे जो कि मैप में मार्क किया हुआ है ब्लैक डॉट से। ये जो मैप है इसमें आप सिटीज़ देख सकते हैं, पाटलिपुत्रा है, कौशाम्बी है, मतलब जितना सिटी आपको दिख रहा है ना, ये तक्षशिला है, इधर उज्जैन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो था उस टाइम हुआ करता था उसके साम्राज्य में। दिस इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन। तो ये इंक्लूड क्या करता है इसमें इंपॉर्टेंट सिटीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है? सॉरी, तो कैपिटल है इसमें पाटलिपुत्रा जो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे है पाटलिपुत्रा, आप देख सकते हैं। उसके बाद उज्जैन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे तक्षशिला है। तक्षशिला was gateway to the northwest including Central Asia while उज्जैन ले on route from north to south India। तो जो तक्षशिला था वो एक तरह से नॉर्थ वेस्ट का गेटवे का काम करता था। यहाँ पे आप देखिए, ये जो तक्षशिला है तो ये एक तरह से इस रीजन का गेटवे था। इधर अगर जाना है या उधर से इधर आना है या जाना है तो ये यहीं से एंट्री होता था। उसके बाद जो उज्जैन है, उज्जैन यहाँ पे है, तो एक तरह से नॉर्थ और साउथ को जो रोड कनेक्ट करता था उसके बीचों बीच पड़ता था उज्जैन। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दिस सिटीज़। तो ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हुआ करते थे तो उसमें ज़्यादातर व्यापारी लोग या ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स लोग होते थे साम्राज्य में, जो साम्राज्य का मतलब एक तरह से काम करने के लिए जो लोग अपॉइंट किए जाते थे, क्राफ्ट पर्सन, यानी कि जो अलग अलग गुण से निपुण लोग थे। कोई पेंटर होते थे, कोई आर्टिस्ट होते थे, तो वे लोग इस सिटीज़ में अधिकतर रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वेयर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर। तो ये हर्डर, सॉरी, तो जो इनके अलावा जो अदर एरिया है, ठीक है, सिटी के अलावा, तो वहाँ पे क्या है? फार्मर लोग रहते थे और हर्डर्स लोग रहते थे। हर्डर्स यानी कि जो लोग गाय भैंस वगैरह पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, चराते हैं उसको। In some areas such as central India, there were forests where people gathered forest produced and hunted animals for food। तो कुछ और एरियाज में इसके अलावा, जैसे सेंट्रल इंडिया, इंडिया का जो बीच वाला रीजन है, तो वहाँ पे वैसे लोग रहते थे कि जो फॉरेस्ट से, मतलब जंगलों से अपना भोजन को प्राप्त करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो पूरा जो एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था, तो वहाँ पे देखो आप, इतना बड़ा एम्पायर है, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, सब उनके एम्पायर के इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। तो ये सब जगह का क्या है? अलग अलग भाषा होता था। जहाँ जहाँ के लोग थे वहाँ वहाँ के भाषा होते थे। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स एंड और डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ एज वेल। वे लोग अलग अलग तरह का, मतलब डिफरेंट टाइप का क्या करते थे?
फूड को कंज्यूम करते थे, मतलब कहीं का भोजन। अभी भी क्या है, अभी नॉर्थ के लोग कुछ अलग खाते हैं, साउथ का अलग खाते हैं, ईस्ट वाले का अलग फूड हैबिट है, वेस्ट वाले का अलग फूड हैबिट है, सेंट्रल वाले का, मतलब सबका अलग अलग फूड हैबिट आज भी है, तो उस टाइम भी होगा। अभी भी ड्रेसिंग स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस एक तरह से क्या है, सबका अलग अलग है, तो उस टाइम भी रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।